नमस्कार मित्रों, हिंदी की खूबसूरत बेजोड़ और कालजयी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध साहित्यकार और कथाकारा डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी थाली भर चांद। 8वें दशक से हिंदी कथा लेखन को अनवरत समृद्ध करने वाली प्रतिष्ठित रचनाकार सूर्य बालाजी की कहानियाँ अपनी अलग और अनूठी मुद्रा की वजह से पाठकों को अभिभूत करती आई हैं। तो उसी क्रम में आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी थाली भर चांद। तो शुरू करते हैं कहानी थाली भर चांद। लानत भेजिए, गोली मारिए या फिर झाड़ू फेरिए, नहीं यही तो परेशानी है हम पढ़े लिखे सभ्य सुसंस्कृत यानी कि एलिट क्लास के साथ कि इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते सिवा इसके कि मुंह के मुंह हेल विद इट, यानी अधफूटे बेआब बेगैरत कस्बे पर जहाँ सिर्फ अधफूटी मस्जिदों मीनारों और ऊंचे नीचे डूहों के बीच से कभी हर 5 मिनट पर गधों का काफिला मिट्टी गारा ढोता गुजर जाता है, कभी थूथने मारते सुअर के गुलाबी चितकबरे बच्चे, ओह जिनके नाम तक लेने से जबान अंदर अंदर शिष्टाचार के आतंक से होंठ काट ले। लिखने की बात और है, उनके बीच दिन के दिन गुजारने की सजा। खैर ख्वाहों ने समझाया था, अरे क्या जानती हो, वहाँ तुम्हारे पास खूब बड़ा बगीचा होगा, लॉन होगा और ढेर का ढेर ट्रू नेचुरल व्यू। अब उसकी असलियत तो यहाँ आने पर मालूम हुई कि बगीचे के नाम पर जंगली कनेर और लैंटीना के बेतरतीब झाड़ों वाला उबड़ खाबड़ जमीन का टुकड़ा। छी, ये भी कोई फूल हैं? गाढ़े लाल पीले गावटी, और फिर जिसके नाम के साथ असभ्य या वाइल्ड जुड़ा हो वो लाख अच्छा दिखे, क्या शामिल किया जा सकता है सभ्य समाज में? उतना भी क्या कम था जो हफ्ते भर के अंदर ही फूल पत्ते नोच कर फेंकते, लंबी दुमें सटकारते काले मुंह वाले बंदर चारों तरफ उछल कूद मचाने आ पहुँचे। अब ऐसे टू नेचर्स व्यू के साक्षात्कार की हिम्मत भी तो चाहिए, मुझ में तो नहीं। शुरू से बड़े शहरों में कटे छटे बगीचों, कांच वाली खिड़कियों और फ्रिल लहराते पर्दों के पीछे रही हूँ, धूल धक्कड़ से एकदम चटी पुछी पेटेंट खुशनुमा दीवारों से घिरी, और यहाँ धक की धक धूल, जंगली बदहवास हवाएं और उजाड़ बगीचों में जंगली बादाम कुटकुटाती नटनी सी गिलहरियाँ जो मुझे जेब्रा क्रॉसिंग जैसी कभी अच्छी नहीं लगी। हाँ, नाचते मोरों की भी तारीफ सुनी थी, लेकिन 2-4 के ही पंख सलामत देखे, वरना झड़े पंखों वाले बुच्चे से दिखते मोर तो और भी ज़्यादा भद्दे दिखते हैं। बेटी ने जरूर सलीम अली की किताबें लाकर 2-4 पंखों ठौरों की शिनाख्त कर ली, लेकिन मुझे तो सबके सब बदरंग बुच्चे ही दिखे। कैसे जीते हैं लोग यहाँ, उफ, कब उद्धार होगा इन सभ्यता से कटे ऊँघते कस्बे के लोगों का? सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद नहीं मालूम कि वे कितने गए गुजरे अहमक किस्म के लोग हैं और दुनिया कितनी कितनी आगे बढ़ गई है। यहाँ औरतें मर्तबानों को धूप छाँव में सरकाती, पापड़ों को उलटती पलटती और बेटियों की कसी कसी चोटियाँ गूंदती इतनी इतनी दुर्लभ जिंदगी काट जाती हैं। ओफ, अपना तो सोचकर भी दम घुटता है। इतनी इतनी नेमत से मिली जिंदगी सिर्फ कुछ अदद मर्तबानों में भरकर सील कर दी जाए, तेल चुपड़ी चोटियों के साथ गूंद दी जाए। अपनी बिट्टा रानी भी बचपन में 1-2 बार ठुनकी तो थी लहरियादार लंबी चोटियों के लिए, तब समझाया, बेटे तेरी मम्मी सिर्फ एक चूल्हे चौके वाली औरत तो है नहीं ना, उसे कितनी गोष्ठियों सेमिनारों संस्थाओं की धुरी संभालनी पड़ती है, वो सिर्फ तेरी चोटियाँ गूंदते तो ज़िंदगी नहीं बिता सकती ना। बिट्टा मान गई। बाल कटने के बाद लच्छे लच्छे देख हिलक के रोई जरूर, तो क्या एक 5 स्टार थमा दिया, फुसल गई। यहाँ भी 2-4 हफ्तों में ही हिम्मत मान ली और एजुकेटेड कहलाने वाली 4-6 लेडीज़ जुटाईं। उन 4-6 की मार्फत 4-6 और भी, भाई कुछ तो सांस्कृतिक क्रिएटिव हो जाए इस वसीली जगह में। थोड़ी बैंकिंग, थोड़ी चाइनीज़, थोड़ी कॉन्टिनेंटल और थोड़ी ओरिएंटल योगा शोगा भी। जो कोई भी मिला महीने फोर्टनाइटली एक लेक्चर भी जुटा ही लेंगे। मुद्दा न्यूट्रिशन सबसे बढ़िया, खाकरे थेपड़े मुठिया से बाहर तो आओ, फिर डॉक्टरी सलाहें, हाइजीन, फैमिली प्लानिंग, ताकि कुछ तो रोशनी पड़े इन अंधेरी अर्थहीन जिंदगियों में। अब ये दायित्व तो हमारे जैसे को ही तो लेना होगा। लेकिन ये पुन्नी की बच्ची कुछ करने दे तब ना, हर तीसरे दिन उसका माथा दुखता है और उसकी 8 महीने की कनखजूरी सी मीना का ताप चढ़ता है। कुल 10 कदम के फासले पे झुकी है, लेकिन मजाल है जो उसे किसी के हवाले पर निपटा आ जाए।
छत से इशारा करके बुलाओ भी तो बड़े गुरूर से उसे कलेजे से चिपटाए चिपटाए साफ हाथ हिला देगी। सूकरी बेन जी, मीना नो ताप चढ़े छे नथी आती। और मीना का ताप उतरने से पहले उसके घड़ी को नजला आदो पूछता है, खासकर जिस दिन अपने क्लब के वसंत सत्र का उद्घाटन रहता है। अब चलो, छोले भटूरों चाय समोसे से लेकर क्लब की रिपोर्ट तक हाँफते दौड़ते की हुई तैयारी की थकान, लाख मेकअप करो, बीच से झांक कर सारी पोल खोली देती है। और दूसरे दिन झल्ला कर जब उस कूड़ मगज में कुछ घुसाने की कोशिश करो कि इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री और ऑफिसों की बहन आई थीं और तुम, तो सारी बात एक कान से दूसरे कान की ओर सरकाती हुई बड़े इत्मीनान से खुश होती हुई पूछेगी, सू बेन, तुम्हारा घड़ी भी फैक्ट्री में काम करे छे तो मेरे घड़ी का भी काम लगाने को बोलो ना। और ये एक नहीं, सारी की सारी पुनियों का हाल है। जिससे कहो वही शेर का सवा शेर दुखड़ा रोने लगता है। बगल वाली मोटी सेठानी पीपे से फैले पेट को हलकोड़ती हुई कहती है, तमे तो बेन मुंबई जाओ जी, तुम्हारा एजुकेशन और इधर का स्टैंडर्ड बरोबर बैठने का नथी। मेरी बात सुनो, तमे अपने सेठ नो बोल के मुंबई में ही एक कोठी खरीदी करो ना। ठीक अपने पेट जैसे फैले पापड़ के लोंदे को गूंथने लगती है। कितना बुरा लगता है। बच्चे बारी बारी पूछते हैं, मम्मा क्या आज भी हमें खुद बिस्तर लगाना होगा? क्या आज भी टेबल से बर्तन खुद ही हटाने होंगे? क्या आज भी हमें खुद पौधों में पानी देना होगा? 2 बार ऐसा हो चुका, जब मोना के तराशे बढ़े हुए नाखून भीग भीग कर नरम पड़ जाने से तोरई के छिलकों से पट पट टूट गए और बेचारी घंटों तक बिस्तर पर पड़ी सुबकती रही। अगले हफ्ते ही उसने अपने पुराने स्कूल की एनुअल मीट में जाना था और चीफ गेस्ट था करण कपूर। तब अपने आप को कितनी गिल्टी फील करती रही, लेकिन उतनी ही ईर्ष्या और कुढ़न महसूस करती हूँ जब बेडरूम की खिड़की से बिला नागा पिछवाड़े वाले मकान की हौदी के पास घिस घिस कर बर्तन मांजती उस लड़की को देखती हूँ। एकदम काली हबशिन सी, हरी कुर्ती काला पेटीकोट पहने जब देखो तब कभी बर्तन घिस घिस कर बड़े से टोकरे में उठा कर जाती रहती है, कभी कपड़े फटक फटक कर निखारती रहती है, कभी झाड़ू को तलवार सी भांजती फर्श से लेकर सीढ़ी चबूतरे आले खिड़कियों से फटकार कर धूल झाड़ती हुई। और दोपहर भी तो 3 बजे न जाने कहाँ से प्रकट हो जाती है। फटाफट सूखे कुरकुराए कपड़े उतार लिए, तह लग गई। धुले चमचमाते बर्तन फिर से पोंछ कर सजा दिए। कहाँ से मिल गई ये अलादीन के चिराग सी कमेरिन, लेकिन पूछूं कैसे? अभी तो पहचान भी नहीं इस पिछवाड़े वाले घर की मालकिन से, और पहचान हो कैसे? कायदे से उसे ही तो पहले आना चाहिए इस बड़े बंगले वाली बेन से पहचान करने। लेकिन यहाँ इन पिछड़े लोगों में बड़े आदमियों से पहचान बढ़ाने का शऊर ही होता तो रोना काहे का था। लेकिन उस दिन उतरती दोपहर खिड़की के पास खड़ी हुई तो पिछवाड़े का नज़ारा देखकर यकीन ना आया। अरे भला ये कैसे संभव है? न सूखते कुरकुराते कपड़े, न खुनखुनाते बर्तन, न तलवार की तरह भांजता झाड़ू, तो काली हबशिन सटक ही ली आखिर एक दिन को। अब आज का नज़ारा कुछ और ही होगा पिछवाड़े वाले मकान के अंदर का। झींक झींक कर पस्त पड़ गई होगी वो चक्री सी मालकिन। 3 लड़कियां हैं 7 से 10 के बीच की, उनमें से बिचौली की तो बला की शैतान। सबसे ज़्यादा गर्दन यही मटकाती है, इसीलिए चोटी भी सबसे ज़्यादा इसी की खुलती रहती है। जब देखो तब अपने से बड़ी छोटी बहन को जीभ दिखाती टिल्ली लिल्ली करती सुरक्षित दूरी पर भागती रहती है। जंगली बादाम के नीचे रास गरबा में भी सबसे ज़्यादा तीखी और चीखती आवाज़ उसी की होती है। हमेशा चुटुर चुटुर बोलना जैसे फलियाँ चिटक रही हों, और बड़ी उसे इस तरह फुसलाती समझाती रहती है जैसे चिटकती कलियाँ बटोर रही हो। और माँ आराम से मर्तबानों का मुंह कपड़े से बांध चौका समेट संतुष्ट होकर पसर लेती है, बाहर चाहे रास गरबा चले चाहे गिल्ली डंडा। लेकिन आज तो हाँफते दौड़ते दम फूल गया होगा चक्री मालकिन का। सोच कर ही मन अपार तृप्ति से भर गया। आज इसका बाथरूम भी अधगीले बसले कपड़ों से अटा होगा। आज इसका चौका भी जूठे बर्तनों से पटा होगा। अरे सिर्फ चौका और बाथरूम ही क्यों, पूरा का पूरा घर ही अस्त व्यस्त लदा फदा फेंका फेंका। ऊपर से वो तीनों शैतान की खालाएं कूदती फांदती नाक में दम किए होंगी। मन में फिर से पुलक की हिलोड़ दौड़ी और एक सुखद अंदेशा भी। क्या मालूम ये हबशिन सी हफ्ते 10 दिन पर ऐसे ही सटक लेती हो, मैं कौन सा सारा समय खिड़की पर अटी रहती हूँ। कि तभी पीछे वाला दरवाज़ा खुला और तीनों में से बड़ी वाली सिर पर छोटी सी टोकरी 4-6 बर्तनों की लिए सीढ़ियाँ उतर हौदी के पास बैठ गई। उसके पीछे पीछे सबसे छोटी वाली एक थाली में 2-4 कटोरियाँ गिलास लिए उतरी।
वाह, बिल्कुल ठीक, वही सब तो हो रहा है। अब इतनी कड़ी धूप में चक्री सी माँ भी आएगी, लसर फसर सी, हबशिन पर लानतें भेजेगी, झींकेगी, झल्लाएगी और तमाम करने को पड़े हुए कामों की दुहाई मचाएगी, ठीक हमारी तरह। लेकिन माँ नहीं उतरी। छुटकी ही फिर गिलहरी सी दौड़ती गई और एक छोटी परात में 2-4 और कटोरियाँ चम्मच ले आई। ऐसा उसने 2-3 बार किया। अब तक बड़ी फ्रॉक समेटकर बड़े मनोयोग और चाव से एक एक कटोरी तश्तरी मांझ कर हौदी की धार के नीचे रखने लगी थी। उधर छुटकी हर बार बर्तनों की छोटी परात सोत्साह लाने के बाद लम्हे दो लम्हे बड़ी को बर्तन घिसते बड़े रश्क से देखती, फिर धीरे धीरे चुपचाप घुसपैठ करती सी अपनी झालरदार फ्रॉक समेट जल्दी जल्दी 1-2 कटोरियाँ मलने लगती। लेकिन तभी नज़र पड़ते ही बड़ी बहन द्वारा भगा दी जाती। वो फ्रॉक के दोनों ओर झूलती सैश और झालर संभालती कुनमुनाती हुई फिर दरवाजे तक जाती और थोड़े और बर्तन लिए उछलती हुई लौट आती। फिर से धीरे धीरे 1-2 कटोरियाँ मांझ लेने की अनुनय सी करती, लेकिन बड़ी द्वारा मीठी से झिड़की देकर भगा दी जाती, जैसे ये बड़ी को मिला कोई विशेषाधिकार हो या महती उपलब्धि जिसके लिए छोटी अभी सर्वथा अयोग्य है। उस विकट कड़ी धूप में बड़ी इस यत्न और चाव से बर्तन मले जा रही थी जैसे बगीचे की ठंडी बयारों के बीच फूलों का गुलदस्ता बना रही हो, और छटंकी जैसे उस गुलदस्ते को पाने के लिए बेतरह ललचा रही हो। चलो बर्तन तो मलवा लिए जाएंगे, गंदे साफ बेटियों को बहला फुसलाकर, लेकिन बाकी समय। तभी चक्री माँ सचमुच आई, एक छोटी बाल्टी लिए, और उसमें से तीनों बच्चियों की स्कूल ड्रेस की शर्ट और स्कर्ट झटकार झटकार कर तार पर फैलाने लगी। बिल्कुल, ये तो करना ही था। अब इन कपड़ों को धोए बिना तो काम चलना नहीं ना, हार झीक कर करना ही पड़ा। तो भी अभी जाने कितने कपड़े बाकी पड़े होंगे बाथरूम में। ये लो, अब और बना। सुअर के बच्चे भी थूथन घुमाते पहुंच गए। छी छी, लेकिन वे नन्ही लड़कियां सुअर के गुलाबी नन्हे छौनों को देख देख कर एक दूसरे को दिखा दिखा कर हंसती रहीं, और जब छौने ज़्यादा पास आए तो छटंकी ने हंसते हुए उन पर आधी कटोरी पानी उछाल दिया। बच्चे जैसे पानी आंखों में पड़ा हो इस तरह मिचमिचा कर भागे। लड़कियां फिर से खिलखिला पड़ीं, कपड़े फैलाती माँ भी। अरे, सुअरों के छौनों की ओर देखते देखते मैंने ख्याल ही नहीं किया कि माँ तो दूसरी बड़ी बाल्टी भर कपड़े उठा लाई थी, और बाल्टी उठाकर लाते हुए मुस्कुराकर इस तरह आ रही थी जैसे किसी ठुनकते बच्चे की उंगली पकड़े आई हो। कपड़ों से भरी भरी बाल्टी नहीं। मिनटों में चंपई फ्रॉकें, झालरदार गिलाफें और लाल पीली लहरियों वाली साड़ी फैलाती चली गई। उसके साथ चादरें और फूलदार मेजपोश भी धुलकर निखर आए। मेजपोश के रंगों पर इस तरह हाथ फेर कर खुश होती रही जैसे सचमुच के ताजे फूलों को सहला रही हो। हर बार कपड़े फटकार कर फैलाते हुए तीखी धूप का अक्स उसके गालों पर पड़ता और कानों के कर्णफूल ऐसे जगमगा उठते जैसे चौंधियाता हुआ सूरज। वो हर बार झुकती, एक कपड़ा निकाल कर झटकारती, और हर बार सूरज जगमगाता। ओह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सूरज ऐसी जगह पर भी जगमगा सकता है। खन खन लड़कियों ने नल की धार के नीचे सारे बर्तन धोकर उन्हें छोटी टोकरियों और थालियों में संवार लिए। इस बीच ढूंढी वाली मारनी आई। छोटी वाली उसके सरकंडे से ठूंठ पंख सहलाने उछलती हुई दौड़ चली। बड़ी चमचमाते बर्तनों की रखवाली सी करती बैठी हंसती रही। मुझे याद आया, अरे बिजली नहीं दिखी, कहाँ होगी? जरूर कहीं रास गरबा चल रहा होगा। अब आएगी तो कुटम्मस होगी ना कि यहाँ माँ और दोनों बहनें काम कर कर के बेहाल हुई जा रही हैं और ये खुराफातों की पोटली अपने रास रंग में मगन है। वही रास की डंडी उठाकर दे मारे तो ताज्जुब नहीं। कि तभी दरवाज़ा खटका और आंखें मलती हुई बिजली प्रकट हुई, अपनी अधनींदी अधजागी सी आवाज़ में कुछ पूछती सी। शायद सो जाने की वजह से वो सुबह शाम के समय ज्ञान में गड़बड़ा गई थी और शाम को सुबह समझ स्कूल जाने के लिए अपनी स्कर्ट या बस्ता मांग रही थी। उसकी इस बात पर माँ और दोनों बेटियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं और छटंकी ने अधतोतली ठुनके देती जैसी आवाज़ में बताया कि काली हबशिन नहीं आई, सो हम सब बर्तन मांज रहे थे और अब तो शाम होने को आई है, शाम। सुनते ही बिजली ने टांग फैलाकर रोना शुरू कर दिया, जिसका आशय था, तब मुझे क्यों नहीं जगाया? मुझे तपेला और लोटा मांजना था और नल की धार के नीचे बर्तन धोने थे। बड़ी और छोटी ने तपेला मांजा, मैं क्यों नहीं मांजूं भला? बड़ी और छोटी थोड़ी सकपका कर माँ का मुंह देखने लगीं। तभी माँ ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तपेला तो मंज गया है ना, ऐसा करो तुम चाय क्यों नहीं बनाती?
इतना सुनना था कि बिजली फैली टांगे समेट कर दन से खड़ी हो गई और खुशी से किलक कर फिरकनी सी चक्कर मारती हुई बोली, ओहो मज्जा, ठीक है, मैं चाय बनाऊंगी। तुलसी की पत्री, अदरक और काली मिर्च वाली चाय अभी बनाती हूँ। और तुलसी के चौरे की तरफ भाग चली। अब माँ ने मुस्कुराते हुए बड़ी तगाड़ी में बर्तन समेटे, छोटे कटोरे और थाली में भी। तीनों ने एक एक टोकरी संभाल ली। बर्तनों पे तेज धूप झिलमिला रही थी और वे तीनों इस तरह उल्लसित हंसती चली जा रही थीं जैसे अपनी अपनी छोटी बड़ी थालियों में ढेर के ढेर चमचमाते चांद लिए जा रही हों। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी थाली भर चांद। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।